So hi everyone, welcome to the YouTube channel of ChemLover. So today we are going to discuss lecture 3 of thermochemistry. This is thermodynamics part 2. In this lecture we will discuss heat of combustion and heat of neutralization. Later on at the end of the topic we will solve certain questions which have previously been asked based on this concept. So let us start the topic, that is heat of combustion and heat of neutralization. तो पहले डिस्कस करेंगे heat of combustion को. So first we will discuss heat of combustion. हीट ऑफ कंबशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए. हीट ऑफ कंबशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच ऑफ कंबशन से. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच ऑफ कंबशन. हीट ऑफ कंबशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच ऑफ कंबशन, isn't it? So what is heat of combustion? तो heat of combustion क्या हो? तो heat of combustion is basically the heat involved when one mole of substance heat involved. Heat involved means heat evolved or heat absorbed. In this case, heat is usually evolved because it's exothermic reaction. Heat involved when one mole of, this is important, when one mole of, this is important. तो यहाँ से आप recognize कर सकते हो whether the reaction is heat of combustion or not. When one mole of substance is completely burnt in oxygen, is completely burnt in oxygen, is completely burnt in oxygen to form its proper oxide, is completely burnt in oxygen to form its proper oxide. So this is important again, to form its proper oxide. Formation of proper oxide is important. Proper oxide बनना चाहिए to form its proper oxide. So this thing is important. तो heat of combustion में दो बातें important है. एक, जिस भी substance की हम heat of combustion निकालेंगे उसमें एक मोल ऑफ substance completely burnt होना चाहिए to form its proper oxide. So पहले हम देखेंगे proper oxide कुछ elements के. What is the proper oxide of carbon? कार्बन हमारे पास दो ऑक्साइड बनाता है. एक बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड. द प्रॉपर ऑक्साइड इज कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज दिस इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट कंबशन, दिस इज फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन, इजंट इट? तो अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है दैट इज नॉट हीट ऑफ कंबशन. अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है दैट इज हीट ऑफ कंबशन, इजंट इट? तो सिमिलरली हाइड्रोजन, अगर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ इसको ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन को, इसका ऑक्साइड जो है दैट्स H2O लिक्विड. H2O लिक्विड इज द ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्वियसली. तो सिमिलरली अगर हम नाइट्रोजन का ऑक्साइड देखेंगे, नाइट्रोजन फॉर्म्स NO2. दिस इज द प्रॉपर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. देयर आर अदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के कुछ और भी ऑक्साइड्स होते हैं, N2O3 like that, NO like that, N2O5, but NO2 is the proper oxide of nitrogen, isn't it? अगर कोई मेटल होगा तो मेटल का ऑक्साइड जो होगा उसका फेज जो होगा, मेटल ऑक्साइड का फेज जो होगा, मेटल ऑक्साइड का फेज दैट विल बी सॉलिड. फॉर एग्जाम्पल सोडियम का अगर प्रॉपर ऑक्साइड देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम का प्रॉपर ऑक्साइड देखेंगे, अगर सोडियम का प्रॉपर ऑक्साइड देखेंगे, इफ वी सी द प्रॉपर ऑक्साइड ऑफ सोडियम, इट इज Na2O सॉलिड, इजंट इट? तो सिमिलरली हमारे पास सल्फर का प्रॉपर ऑक्साइड होता है SO2, इजंट इट? सो दीज आर द प्रॉपर ऑक्साइड्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स. तो प्रॉपर ऑक्साइड बनना चाहिए, एक मोल ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे कंप्लीटली बर्न्ट होना चाहिए, इजंट इट? एक मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न्ट होना चाहिए सो एज टू फॉर्म इट इज प्रॉपर ऑक्साइड. क्लियर? तो फॉर एग्जांपल इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखेंगे. फॉर एग्जांपल कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड. नंबर सेकंड, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन to form carbon dioxide. Number third, carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide. This is gas, this is gas. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कार्बन डायमंड, यहाँ पे लिखूंगा कार्बन ग्रेफाइट. तो आपको बताना है आउट ऑफ 1, 2 and 3, more than one of options may also be correct. Which one represents heat of combustion? तो इनमें से कौन सा heat of combustion है? इनमें से कौन सा heat of combustion है? इनमें से कौन सा heat of combustion है? तो लेट मी राइट फोर्थ पार्ट. अच्छा पहले तीन ही पे डिस्कस करें. हाँ वेरी गुड, जिसने AC बोला वेरी गुड. तो यहाँ पे आपको मैंने स्टैंडर्ड स्टेट का नहीं बोला, यहाँ पे कार्बन डायमंड भी हो सकता है, कार्बन ग्रेफाइट भी हो सकता है. वेरी नाइस.
यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन में आपको एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट नहीं देखनी है, स्टैंडर्ड स्टेट कब देखनी है, जब हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, इजंट इट? तो ये बात याद रखना, वी हैव टू चेक स्टैंडर्ड स्टेट ओनली इन केस ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ कंबशन में स्टैंडर्ड स्टेट हमें नहीं देखना है। तो देखो ये 1 मोल है, 1 मोल बर्न्स to form carbon dioxide, this is proper oxide, so this is heat of combustion, this is again heat of combustion, but this is not heat of combustion. I hope ये बात आप सबको समझ में आ गई कि कंबस्शन के केस में हमें स्टैंडर्ड स्टेट नहीं देखना है, हमें रेफरेंस स्टेट नहीं देखना है, इट इज टू बी सीन ओनली इन केस ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर? आई होप ये बात क्लियर होगी, isn't it? क्या ये हीट ऑफ कंबस्शन है 2 टाइम्स कार्बन प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन, या प्लस ऑक्सीजन plus 2 times oxygen, 2 times oxygen gives me 2 times carbon dioxide, क्या ये हीट ऑफ कंबशन है? नो, बिकॉज यहाँ पे 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं, 1 मोल रिएक्ट करना चाहिए, 1 मोल रिएक्ट करना चाहिए विद ऑक्सीजन टू फॉर्म प्रॉपर ऑक्साइड, सो सेकंड एंड थर्ड दे रिप्रेजेंट हीट ऑफ कंबशन। अरे यार देखो, हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, जब आपके पास 1 मोल सब्सटेंस होगा और वो ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, बनाएगा प्रॉपर ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल कार्बन का प्रॉपर ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ प्रॉपर ऑक्साइड। हाइड्रोजन का peroxide है H2O लिक्विड, नाइट्रोजन का peroxide है NO2 गैस। मेटल का किसी भी मेटल का ऑक्साइड जो होगा दैट विल बी इन सॉलिड स्टेट, फॉर एग्जांपल सोडियम का Na2O, सल्फर का SO2। तो देखो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, CO बनाता है, दिस इज नॉट प्रॉपर ऑक्साइड, प्रॉपर ऑक्साइड बनना चाहिए, यहाँ पे लिखा है, isn't it? यहाँ पे अगर देखो कार्बन डायमंड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल रिएक्ट करता है प्रॉपर ऑक्साइड बनता है, दिस इज हीट ऑफ कंबशन। 1 मोल रिएक्ट करता है प्रॉपर ऑक्साइड बनता है, दिस इज हीट ऑफ कंबशन। यहाँ पे 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं, दिस विल नॉट बी हीट ऑफ कंबशन। तो यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन में आपको रेफरेंस स्टेट नहीं देखना है, रेफरेंस स्टेट नहीं देखना है। क्लियर फैसल? नहीं नहीं, यहाँ द एलिमेंट्री फॉर्म से सिर्फ हीट ऑफ फॉर्मेशन पे असर पड़ता है, ओनली दैट डिटरमाइन्स हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर हुआ फैसल? हाँ, वेरी गुड। तो नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन। अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होगी, वी हैव अ केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल कोई केमिकल रिएक्शन है, उसके केस में हमें निकालना है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालना है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, फॉर एग्जांपल A प्लस B गिव्स C। तो इन अ केमिकल रिएक्शन हाउ वी कैन डिटरमाइन दिस हीट ऑफ रिएक्शन? तो इसकी अगर हमारे पास हीट ऑफ कंबशन दी हुई होगी, इसकी हीट ऑफ कंबशन, इसकी हीट ऑफ कंबशन, तो कैसे निकालोगे? समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ delta H of combustion of products minus delta H of combustion of reactants, isn't it? ये बात हमें पहले ही पता है, this will be valid in all the cases, this will be valid in all the cases, isn't it? तो नंबर थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हीट ऑफ कंबशन में आ सकता है, व्हाट इज दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन? व्हाट इज दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन? तो देखो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन हीट ऑफ कंबशन में क्या आ सकता है। हीट ऑफ कंबशन से हम डिटरमाइन करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल मींस फ्यूल की एफिशिएंसी देखते हैं, फ्यूल की एफिशिएंसी, व्हिच फ्यूल इज मोर एफिशिएंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन है, isn't it? फॉर एग्जांपल मेरे पास मीथेन गैस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ईथेन है। तो आपको बताना है इन तीन में सबसे ज्यादा बेस्ट फ्यूल कौन सा है, व्हिच हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी, व्हिच हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, व्हिच इज द बेस्ट फ्यूल। तो इन तीन में सबसे ज्यादा बेस्ट फ्यूल कौन हो सकता है, इन तीन में सबसे ज्यादा बेस्ट फ्यूल कौन हो सकता है? तो कैसे निकालते हैं कैलोरीफिक वैल्यू? देखो कैलोरीफिक वैल्यू, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ कंबशन, डेल्टा एच ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो पहले इनका अगर मुझे मेरे पास डेल्टा एच ऑफ कंबशन दिया हुआ होगा तभी मैं निकाल सकता हूँ। लेट अस से कि इन सबका 1 ग्राम यहाँ पे 1 ग्राम रिएक्ट करता है, 1 ग्राम रिएक्ट करता है। तो अगर इनका मेरे पास डेल्टा एच ऑफ कंबशन दिया गया होगा तब मैं निकाल सकता हूँ कैलोरीफिक वैल्यू, इजंट इट? अगर डेल्टा एच ऑफ कंबशन दिया गया होगा तब मैं निकाल सकता हूँ इनका कैलोरीफिक वैल्यू, या जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम।
या जिसका मोलिकुलर वेट कम उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा। तो हम लिखेंगे मोलिकुलर वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैलोरीफिक वैल्यू, इजंट इट? तो जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा होती है, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा होती है। जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा। तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट किसका कम है, सबसे ज्यादा कम हाइड्रोजन का है, सबसे कम हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन विल हैव हाईएस्ट calorific value among these if we assume that the heat of combustion is same in all the cases. So in case of hydrogen calorific value will be more, that's why hydrogen जो होगा it will be the best fuel, but अभी हम हाइड्रोजन को as fuel यूज नहीं करते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली नहीं, हाइड्रोजन यूनिट जो है, हाइड्रोजन यूनिट पे आप देख सकते हो एक लाइन टेक्स्ट पे लिखी है, हाइड्रोजन इज द फ्यूचर सोर्स ऑफ द एनर्जी। So this is the reason why it's a future source of energy, because इसका calorific value ज्यादा है, isn't it? अगर आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स को देखोगे वहां पे एक लाइन लिखी है, हाइड्रोजन इज द फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी, इट्स द फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी, isn't it? It is future source of energy, फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली हम हाइड्रोजन को आने वाले कुछ सालों में यूटिलाइज करेंगे एज एन एनर्जी सोर्स, एंड इट विल बी द बेस्ट एनर्जी सोर्स बिकॉज इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है, फ्यूल एफिशिएंसी है, दैट्स मोर, isn't it? क्लियर हुआ ये? दिस इज वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये बात क्लियर हुई, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फ्यूल, तो यहाँ पे आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फ्यूल। सपोज इन तीनों की हीट ऑफ कंबशन सेम है, तो सबसे ज्यादा बेस्ट फ्यूल ऑर्डर बता मुझे, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सपोज द हीट ऑफ कंबशन इज सेम, सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, कौन सबसे ज्यादा बेस्ट फ्यूल होगा? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। A greater than B greater than C, वेरी गुड, A greater than B greater than C। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेरे पास कोई क्वेश्चन है, द हीट ऑफ कंबशन, डेल्टा एच ऑफ कंबशन, सी दिस क्वेश्चन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, द डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल is for example 300, is 300 kilocalories per mole, is 300 kilocalories per mole. The delta H of combustion of methane molecule is, methane gas is 300 kilocalories per mole। हमें क्या निकालना है? determine heat evolved on burning 64 grams of methane, determine heat evolved on burning 64 grams of methane। दिस 300 इज फॉर 1 मोल, एक मोल के लिए 300 है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, so that is m divided by m। what is given mass? That is 64। what is the molar mass of methane? कार्बन का 12, हाइड्रोजन 4, that is 16। 16 1s are 16 4s are, therefore n is equal to 4। अब 64 ग्राम से कितनी हीट निकलेगी? 64 ग्राम से, 64 मोल से, नॉट ग्राम, 64 मोल से, एक मोल से 300, तो 64 से मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट मींस 4 3 आर 12, 1200 किलो कैलोरीज। इसको ये समझ में आ गया? इसको ये समझ में आ गया? ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। इसको ये समझ में आया? ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। क्लियर? क्लियर हुआ? बताओ मुझे, ये बात क्लियर हुई? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम। तब बच्चे बोलो यार क्या करते हो, तब बच्चे बोलो ये बात आपको समझ में आ गई, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। हाँ, very good। So next type of the question, this is very important question, this is important and this is very important, this question is very important, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। हाँ, देखो क्वेश्चन क्या है, मेरे पास कार्बन ग्रेफाइट है, आई हैव कार्बन ग्रेफाइट, दिस इज कार्बन ग्रेफाइट, it burns in oxygen, it forms carbon dioxide, मतलब this is heat of combustion, isn't it? It forms carbon dioxide gas, this is heat of combustion। So heat of combustion for this is delta H is equal to, for example this delta H is equal to 60, it is minus 60 kilocalories per mole। मेरे पास एक और इक्वेशन है, कार्बन डायमंड प्लस ऑक्सीजन gives me carbon dioxide, is this heat of combustion? Yes, it is also heat of combustion,
बिकॉज हीट ऑफ कंबशन रेफरेंस स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डेल्टा एच इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डेल्टा एच इज इक्वल टू -20 किलो कैलोरीज पर मोल, इजंट इट? तो मुझे डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन हीट चेंज फॉर कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड, हीट चेंज फॉर कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड। अब आपको कार्बन ग्रेफाइट कार्बन डायमंड में चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको डेल्टा एच निकालना है, यहाँ पे आपको डेल्टा एच निकालना है। बता मुझे कैसे निकालोगे? तो इन दो इक्वेशन से आपको ये वाली इक्वेशन बनानी है, इन दो इक्वेशन से आपको ये वाली इक्वेशन बनानी है। बोलो मुझे कैसे बनाओगे? ग्रेफाइट किस साइड में है? ऑन द रिएक्टेंट साइड, यहाँ भी रिएक्टेंट साइड। डायमंड किस साइड में? ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब क्या करोगे इस इक्वेशन को? बताओ मुझे इस इक्वेशन को क्या करोगे? इस इक्वेशन को क्या करोगे? हाँ, ग्रेट डायमंड किस साइड में है? रिएक्टेंट में। लाना कहाँ है? प्रोडक्ट में। तो क्या करना है? फ्लिप करना है। हाँ, तो इस इक्वेशन को फ्लिप करना है। वेरी गुड। फ्लिप करेंगे तो साइन क्या होगा? साइन भी चेंज होगा, मतलब इस इक्वेशन को फ्लिप करेंगे। तो इस इक्वेशन को मैं फ्लिप करूंगा, इस इक्वेशन को मैं फ्लिप करूंगा। लेट अस से कि इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे फ्लिप करूंगा। आप पहले इसको नोट डाउन करो। इस इक्वेशन को हम फ्लिप करेंगे एंड विल सी व्हाट विल बी द रिजल्ट। हो गया? हैव यू नोटेड डाउन दिस? कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डायमंड है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, बट हमें निकालना है हीट चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डायमंड टू कार्बन ग्रेफाइट। हाँ, कार्बन डायमंड टू कार्बन ग्रेफाइट। या यहाँ मैं एक थोड़ी सी जगह लूंगा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह लूंगा। देखो, दिस इज कार्बन ग्रेफाइट, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट इक्वेशन है कार्बन डायमंड। डायमंड को मुझे प्रोडक्ट में लाना है, तो मैं इस रिएक्शन को फ्लिप करूंगा, इजंट इट? इस रिएक्शन को मैं फ्लिप करूंगा, इस रिएक्शन को मैं फ्लिप करूंगा, इजंट इट? तो यहाँ पे अगर इस रिएक्शन को फ्लिप करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिव्स मी कार्बन डायमंड प्लस ऑक्सीजन, इजंट इट? तो यहाँ पे वैल्यू क्या था? -60। यहाँ पे वैल्यू क्या बन गया? अब इट्स -20, इट विल बी +20, इजंट इट? बस क्या करना है, अपोजिट साइड में जो सिमिलर है उनको काटो, इसको काटो, इसको काटो, आपका रिजल्ट बनेगा कार्बन ग्रेफाइट गिव्स कार्बन डायमंड। तो बस आपने क्या किया है, एक्चुअली इसको फ्लिप किया, इन दोनों को ऐड करो, दैट इज इक्वल टू -60 + 20, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू -40 किलो कैलोरीज पर मोल। क्लियर? हाँ, -40। वेरी गुड। सब बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। विल सी मोर क्वेश्चंस, विल सी। इसमें कोई और क्वेश्चन मत बन सकता है। ओके ओके ओके। तो ये हमारे पास हीट ऑफ कंबशन है, मतलब हीट ऑफ कंबशन में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड ऑन हीट ऑफ कंबशन। बेसिकली वो इनको मिला के फिर सर कंबशन रिएक्शन का हमेशा नेगेटिव। हाँ, कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे इस पे क्वेश्चन बनाएंगे डायरेक्टली। Enthalpy of combustion of a substance is delta H of combustion of a substance is delta H of combustion of a substance is number A greater than 0, number B equal to 0, number C less than 0, number D great less or equal to 0। तो बता मुझे what will be the answer? What will be the answer? तो कौन सा आंसर होगा? इट विल बी ऑलवेज लेस देन 0। हाँ, बिकॉज इंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। So this is the correct answer. Very nice. So this is the correct answer. क्लियर हुआ? आई होप के एंथैल्पी ऑफ कंबशन पे जो क्वेश्चंस बन सकते थे, सर आ गया, आ गए हाँ, आ गए 4 बार। एंथैल्पी ऑफ कंबशन पे जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने किए, और 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने किए। लेटर ऑन विल सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट। इस पे कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कैसे आए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन।
heat of neutralization. This is again very important. Heat of neutralization. Neutralization is the phenomenon which takes place in case of acid-base chemistry, isn't it? तो हमारे पास acid और base की reaction होनी चाहिए activity. तो हम लिखेंगे it is the heat involved या heat evolved. जब भी हम एसिड और बेस की बात करेंगे हम मोल्स की बात नहीं करेंगे, हम इक्विवेलेंट्स की बात करेंगे, isn't it? So it is the amount of heat involved when one equivalent of acid is completely neutralized by one equivalent of base. One equivalent of acid is completely neutralized by one equivalent of base. यहाँ पे हम इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं. When one equivalent of acid is completely neutralized by one equivalent of base, isn't it? तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के केस में हम इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं, बता मुझे हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ साल्ट बनेंगे. जब भी एसिड बेस रिएक्शन होगी तो हमारे पास साल्ट बनेगा, isn't it? एंड द प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और उसमें जो हीट निकलेगी दैट विल बी कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिड होगा, इट विल रिएक्ट विद बेस, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट. तो जब भी साल्ट बनेगा यहाँ से वाटर रिमूव होगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी दैट इज नोन एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा एच है, isn't it? फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एग्जाम्पल. तो मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, मेरे पास HCl है, HCl aqueous. Aqueous क्यों लिया? Because HCl in G state is not acid. HCl aqueous it reacts with a strong base, for example NaO. तो बता मुझे यहाँ पे कौन सा साल्ट बनेगा? NaCl plus what, isn't it? तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. देखो ये रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे आयोन्स बनेंगे H plus Cl minus, यहाँ पे आयोन्स बनेंगे Na plus Cl minus. In water ions will be formed, this is also aqueous. तो Na plus OH minus. अब देखो what will happen. तो इस नेगेटिवली चार्ज आयन की इंटरेक्शन इसके साथ मतलब NaCl बन गया, OH minus की इंटरेक्शन H plus के साथ मतलब वाटर बन गया. This process is known as neutralization process, isn't it? So this process is known as neutralization process. क्लियर हुआ? न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? When acid and base are completely react together to form salt. The process is known as neutralization reaction. इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे इसके रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस बनते हैं. तो नोट डाउन करो, हम देखेंगे इसके रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बनते हैं. यहाँ तक आपको एग्जाम में नहीं आएगा. अब जो मैं कहूंगा दैट्स इम्पोर्टेंट. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे अब जो बातें मैं कहूंगा दे आर इम्पोर्टेंट. हो गया? हाँ वेरी गुड. तो देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या होगा. तो पॉइंट नंबर 1 देखो, व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ साल्ट होंगे? हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वीक बेस से रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगी वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वीक एसिड होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, वीक बेस होगी स्ट्रॉन्ग वीक एसिड होगा वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा. We have 4 types of combinations, isn't it? इनमें से सबसे ज्यादा जो पूरा न्यूट्रलाइज होता है दैट इज रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड. तो हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, SA and SB. Strong acid and strong base are completely neutralized. Strong acid और strong base completely neutralize होते हैं, isn't it? तो अगर हमारे पास one equivalent of strong acid होगा and it combines with one equivalent of strong base, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, that's always constant. That's equal to means delta Hn is equal to
-13.7 किलो कैलोरीज पर मोल। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा, वन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड reacts with the one equivalent of strong base, या one equivalent of strong acid is completely neutralized by one equivalent of strong base, then heat of neutralization is always constant, that is -13.7 kilocalories per mole, or delta Hn is equal to, अगर हम जूल्स में लिखेंगे, it is -57.2 kilojoules per mole, नहीं per equivalent, per equivalent, isn't it? So this is very important. This is very important. This is true only for strong acid and strong base. तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास 4 एग्जाम्पल देगा और बोलेगा किसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू -13.7 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट है। तो आप क्या देखोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कॉम्बिनेशन कहाँ पे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हम कैसे पहचानेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं। इक्विलिब्रियम में जब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स को, तब मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, isn't it? दिस इज फॉर वन इक्विवेलेंट। अगर हमारे पास 2 इक्विवेलेंट्स होंगे तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, अगर 3 देन इट्स मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर n इक्विवेलेंट्स, for n equivalents, this will be equal to -13.7 into n kilocalories per equivalent, or this will be equal to -57.2 into n kilocalories per equivalent। मतलब फॉर एग्जांपल मैं H2SO4 को लूंगा, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, isn't it? H2SO4 की रिएक्शन में करूंगा, इसको मैं कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करूंगा विद द बेस, फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको कंप्लीटली रिएक्ट, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंप्लीटली यहाँ पे मैं इसको न्यूट्रलाइज करूंगा। तो यहाँ से आपकी इसके 2 इक्विवेलेंट्स आते हैं, isn't it? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। जब इसका क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा कैसे आए, isn't it? यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? मतलब अगर आपके पास एक इक्विवेलेंट एसिड का होगा प्लस एक इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस का होगा, तो हीट एनर्जी रिलीज इट इज -13.7। लेकिन अगर के आपके पास 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, देन इट इज -13.7 into 2। अगर आपके पास 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, देन द हीट रिलीज इट इज -13.7 into 3। क्लियर? दा मुझे ये बात क्लियर हो गई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे अगर आप वीक एसिड या वीक बेस होगी तो क्या होगा, अगर वीक एसिड या वीक बेस होगी तो क्या होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा। तो यहाँ पे हेडिंग लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, लिखो इफ वन ऑफ द कंपोनेंट इज वीक, वन ऑफ द कंपोनेंट इज वीक, मतलब एसिड और बेस में से एक कंपोनेंट वीक है तो क्या होगा। अगर वन ऑफ द कंपोनेंट इज वीक तो क्या होगा, मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग है बट बेस है वीक, वीक बेस, या एसिड वीक है बट बेस है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस Sb बट बेस स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जांपल HCl, बेस वीक फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसके केस में कितनी डेल्टा H जो ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो किसके बराबर होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए -13.7, बट अगर एक कंपोनेंट भी वीक होगा तब क्या होगा। इसकी एग्जांपल लेंगे, वीक एसिड फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। if any of the component is weak, if any of the component is weak, then जो delta H of neutralization है that is less than, is always less than, is less than, it is less than -13.7 kilocalories per equivalent, or -52.7 kilocalories per equivalent। यहाँ से भी क्वेश्चन आए, क्लियर? बट एक एक्सेप्शन, बट एक एक्सेप्शन है, उसको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये क्यों होता है, नाउ व्हाई दिस हैपेंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास वीक एसिड था CH3COOH, ये रिएक्ट करता है विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो व्हाट विल इट फॉर्म, इट विल फॉर्म CH3CONA, सोडियम एसिटेट, प्लस इट विल फॉर्म वाटर। तो यहाँ पे डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वाई लेस, वाई डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज लेस,
तो क्यों लेस होता है? देखो वीक एसिड क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, विच इज नॉट 100% टेस्टेड। हाँ सर, -52 पर केजी पर मोल या पर यूजुअली हम इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं, पर मोल भी आप लिख सकते हो फिर इक्विवेलेंट्स को कन्वर्ट करके। बेटर इज टू रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट, इजंट इट? यहाँ पे एसिड्स और बेसिस में हम इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं। तो देखो इसमें क्यों लेस होता है, यू नो दैट वीक एसिड क्या होता है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट? which is not completely ionized, not 100% ionized, मतलब यहाँ पे ये पूरा आयनाइज नहीं होगा। तो क्या होगा, जो यहाँ पे हीट निकलती है दैट्स -13.7, उसमें से कुछ हीट इसको आयनाइज करने में लगती है, isn't it? Some heat is required to ionize this completely, isn't it? So that's why the amount of the neutralization, the amount of heat of neutralization, that is less. Clear हुआ? तो अगर एक भी कंपोनेंट वीक होगा तो उस केस में डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लेस देन -13.7 है। व्हाई? बिकॉज सम ऑफ द हीट इज रिक्वायर्ड to ionize this weak component completely. Clear? Some of the heat is required to ionize this weak component completely, because weak component वो होता है which is not ionized completely. Clear हुआ? बताओ मुझे ये बात क्लियर हो गई? बताओ मुझे ये बात क्लियर हुई? स्पेशल केस लिखो, स्पेशल केस। स्पेशल केसेस हमारे पास एच एफ है। हाँ, स्पेशल केसेस हमारे पास एच एफ है। पर मोल तब भी लिख सकते हो। यूजुअली इन केस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हम इक्विवेलेंट्स की बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ H प्लस आयन्स फर्निश्ड, नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स फर्निश्ड, मतलब बेसिसिटी और एसिडिटी की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इक्विवेलेंट्स की बात करेंगे, इजंट इट? तो अब स्पेशल केस लिखो, अगर हमारे पास HF होगा, अगर हमारे पास HF होगा, व्हाट इज HF? इट्स अ वीक एसिड। इसको हम ट्रीट करेंगे विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। अरे अगर इसको हम ट्रीट करेंगे विद स्ट्रॉन्ग बेस, HF को हम ट्रीट करेंगे विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या होगा, हमारे पास क्या बनेगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्मड ओवर हियर? यहाँ पे साल्ट बनेगा, दैट्स NaF, और यहाँ पे वाटर बनेगा। तो इन दिस केस डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इट इज मोर देन दैट ऑफ 13.7, इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 13.7। तो मैं लिखूंगा इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 13.7, -13.7 कितना होता है यूजुअली? इट इज, इसका वैल्यू जो होता है -16.7, -16.7। इन सम बुक्स इट इज रिटन मोर देन 16.7। अब कोई मुझे बता सकता है इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है, कोई बता सकता है? एक्चुअली HF जब ब्रेक होगा ना एक्वस सोल्यूशन में, या आपको H प्लस देगा प्लस F माइनस देगा। जो F माइनस है इट इज स्मॉल आयन। तो स्मॉल आयन जो भी होता है दैट इज हेवीली हाइड्रेटेड, इजंट इट? स्मॉल आयन इज हेवीली हाइड्रेटेड, तो इट इज हेवीली हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब ये जो स्मॉल आयन है F माइनस, इसके सराउंडिंग्स में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हाइड्रेट करेंगे, like this water molecules will hydrate like this, isn't it? तो it is because of this hydration energy, इसका वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हीट कम लगती है, नहीं हीट कम नहीं लगती है, इसकी हाइड्रेशन ज्यादा होती है। हाइड्रेशन मतलब कोई आपके पास आयन है और इस आयन के सराउंडिंग में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स एडहियर करेंगे दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। तो जितना स्मॉल आयन होगा एक्चुअली जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है इट डिपेंड्स अपॉन द साइज। जब आपका साइज स्मॉल होता है तो हाइड्रेशन ज्यादा होती है, साइज स्मॉल हाइड्रेशन ज्यादा। तो F माइनस का साइज स्मॉल है बिकॉज यू नो दैट डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो फ्लोरीन यहाँ पे है, क्लोरीन यहाँ पे, ब्रोमीन यहाँ पे, आयोडीन यहाँ पे, तो इसका साइज स्मॉल है। जिसका साइज स्मॉल है उसकी हाइड्रेशन ज्यादा, हाइड्रेशन ज्यादा है मतलब और एनर्जी निकलती है, दैट मेक्स इट मोर देन 13.7। क्लियर? सब बच्चों को ये क्लियर हुआ? बताओ मुझे ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? ये तीन बातें थी इंपॉर्टेंट, ये तीन बातें इंपॉर्टेंट थी फॉर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हाँ सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हुई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन पे डिपेंड करता है ऑल्सो। अगर हाइड्रेशन होती है तो वहां पे एनर्जी और ज्यादा रिलीज होती है, दैट्स नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी साइज पे डिपेंड करता है, जितना साइज कम होता है उतनी हाइड्रेशन ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पे साइज बहुत कम है, हाइड्रेशन होगी तो वैल्यू विल बी मोर देन दैट ऑफ 13.7।
देखो यार, हीट ऑफ, अगर मैंने कहा था कि अगर एक भी कंपोनेंट, तो अगर एक भी कंपोनेंट, अगर एक भी कंपोनेंट वीक होगा तो क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी लेस देन, इट विल बी लेस देन -13.7. बट द वन इज द स्पेशल केस इफ वी हैव HF को हम स्ट्रॉन्ग, इट इज अ वीक एसिड, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे आपका बनेगा NaF प्लस वाटर। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ -13.7. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, एग्जाम में आ सकता है, व्हाई द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HF इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 13.7. ना यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले हमें आयन्स बनेंगे, दिस इज एक्वस, आयन्स बनेंगे मतलब H प्लस आयन बनेगा, F माइनस आयन बनेगा। अब जो ये F माइनस आयन बना, इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, तो जो स्मॉल साइजेड आयन्स होंगे, जो साइज होता है, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। तो जिसका साइज स्मॉल होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इजंट इट? तो इसका साइज बहुत स्मॉल है, देयरफॉर इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी जो निकलती है यहाँ पे वो प्लस हो जाती है इसको, दैट्स व्हाई इट बिकम्स -16.7। क्लियर? बताओ मुझे, ये बात अब क्लियर हुई? वाई दिस इज, मतलब एक्सेप्शन लिखा होगा अगर बुक में होगा, बट एक्सेप्शन का रीजन होता है, तो रीजन इज दिस,